वेलकम टू ऑल ऑफ यू दीप क्लासेस। मैं दीपक सर आप सभी का दीप क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वास्तविक संख्या का जितने भी कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूला है सभी को एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। यूँ कहें कि इस क्लास के बाद आपको वास्तविक संख्या का कोई भी कॉन्सेप्ट आपसे छूट नहीं पाएगा और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के समय में आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा ही आपको बेनिफिट मिलेगा। यूँ कहें कि कोई भी क्वेश्चन फिर आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ये नहीं होगा कि आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं आता है जिसके कारण किसी को कोई क्वेश्चन आप छोड़ कर आएंगे, चाहे फार्मूला आपको नहीं आता है जिसके कारण कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए। कॉन्सेप्ट और फार्मूला पूरा जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। किसका? क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो है और वास्तविक संख्या का एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले देखिए हम डिस्कशन करते हैं कि अंक किसे कहते हैं। तो अंक क्या है भाई? तो अंक क्या है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को अंक कहते हैं। किसको कहते हैं? अंक कहते हैं। और ये जो आपका अंक हम बताए हैं 21, जैसे कि संख्या को रिप्रेजेंट करने का, दर्शाने का बहुत पद्धति है, लेकिन ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये आपका दशमलव पद्धति यानी कि डेसिमल सिस्टम। तो हम लोग जो पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग का जो सिलेबस में पढ़ना है, जो भी संख्या पढ़ना है, दशमलव पद्धति। और दशमलव पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10। 0 से लेकर 9 तक जो है वो क्या है? अंक है। अब आइए अब बात करते हैं कि संख्या क्या है। तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या। मतलब जब एक से अधिक अंक एक जगह पर आ जाए तो उसे हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे में आप लोग समझेंगे, जैसे हम लिखते हैं 0 1। आप कहेंगे सर यह दो संख्या की एक संख्या है। सर यहाँ पे संख्या एक ही है, 0 1 है, लेकिन यह 2 अंकों की संख्या नहीं है, 1 अंकों की संख्या है। लेकिन समूह में आपको बताना था तो हम 0 तो लिख सकते हैं 1 से पहले, और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 1 जो है यह अंक भी है और 1 जो है संख्या भी है। फिर इसी तरह से 9 का बात करें तो 0 9, 0 9 आपका अंक भी है और संख्या भी है। अब चलिए 112, 112 क्या है? एक संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? 3 अंकों की संख्या है। 10 20 3 यानी कि 10203 ये भी क्या है? एक संख्या है। √7 क्या है? संख्या है। यहाँ 2 होल 1/3 क्या है? संख्या है। 1.213 क्या है? संख्या है। मतलब कि अंकों के समूह से जो भी बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है ना? तो दो चीज हम आपको समझा दिए। पहला अंक क्या होता है? 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको अंक कहते हैं। संख्या क्या है भाई? तो अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। दो चीज आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए आगे फिर हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, यानी कि संख्या को किस तरह से अलग अलग तरीकों से बांटा गया है, किस तरीकों से बांटा गया है, संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्याओं को दो भागों में बांटा गया। किस तरह से बांटा गया है? तो सबसे पहले सम्मिश्र संख्या है। ठीक है ना? सबसे पहले कौन सा संख्या है? सम्मिश्र। सम्मिश्र संख्याओं को दो भागों में बांटा गया है, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक संख्या बोलिए या काल्पनिक संख्या, ये दोनों एक ही संख्या का नाम है। सम्मिश्र संख्या दो भागों में, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, और दूसरा वास्तविक संख्या। ठीक है? अब वास्तविक संख्याओं को दो भागों में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। किसको? वास्तविक संख्याओं को दो भागों में। फिर परिमेय संख्याओं को दो भागों में, कौन कौन? पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक और भिन्न। और पूर्णांक को तीन भागों में, कौन कौन? धनात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है? और भिन्न को तीन भागों में, सम भिन्न, इसी को बोलते हैं उचित भिन्न, उसके बाद विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, और तीसरा है आपका मिश्र भिन्न। ठीक है ना? एक बार और हम आपको जल्दी जल्दी समझा देते हैं। सम्मिश्र संख्याओं को दो भागों में, कौन कौन? अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं को दो भागों में, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को दो भागों में, पूर्णांक और भिन्न। और पूर्णांक को तीन भागों में, कौन कौन? धनात्मक पूर्णांक, उदासीन पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। और ये जो आपका भिन्न है, भिन्न को भी तीन भागों में, कौन कौन? सम भिन्न या उचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न,
और मिश्र भिन्न। अब हम लोग एक एक को डिस्कशन करेंगे कि समित संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या क्या है। जितने भी इस पे आपको संख्या दिख रहे हैं सभी के बारे में बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि समित संख्या किसे कहते हैं, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। हालांकि आपके जो एग्जाम में आएंगे वो वास्तविक संख्या से आएंगे, यानी कि आपके सिलेबस में समित संख्या और अवास्तविक संख्या एक काल्पनिक संख्या नहीं है। जो बुक में डिफिनीशन दिया हुआ है वास्तविक संख्या का वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो हमारे समझ से व्यवहारिक नहीं, मतलब उसको समझने में बच्चा को प्रॉब्लम होता है कि ऐसी संख्या जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाए उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन हमने जो परिभाषा यहाँ पर लिखा है इसको आप आराम से, इसको यदि पढ़ ले तो आप आराम से समझ सकते हैं कि वास्तविक संख्या कौन है और काल्पनिक या अवास्तविक संख्या कौन है। इससे से आपको वास्तविक संख्या पहचानने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए आप इस डिफिनीशन को समझें। समित संख्या किसे कहते हैं, तो संख्याओं के परिवार को समित संख्या कहते हैं। यानी एक शब्दों में कहें कि जितना भी संख्या है सबको आप समित संख्या में रख दीजिए। सभी के सभी क्या हो जाएंगे, समित संख्या हो जाएंगे। जितने भी संख्या है उसका एक परिवार बनाइए और उसके बाद आप बोल दीजिए कि ये सब संख्या जो है किस में आया, तो समित संख्या है, बात खत्म। आगे आ जाइए, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए ऐसी संख्या जो रूट अंडर माइनस एक्स के रूप में हो, यानी कि रूट के अंदर जब माइनस लगा हुआ हो, जहां एक्स कैसा संख्या हो, धनात्मक संख्या हो, तो इसे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक या अवास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए रूट अंडर माइनस एक्स, लेकिन एक्स के जगह पे कोई ना कोई धनात्मक संख्या होगी, जैसे रूट अंडर माइनस, और यहाँ देखिए एक्स के जगह पे 3 है, मतलब धनात्मक संख्या है। तब रूट अंडर माइनस 3, रूट अंडर माइनस 1/2, माइनस रूट अंडर माइनस 5। एक शब्दों में यदि आपको समझना है कि अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो रूट के अंदर यानी कि वर्गमूल के रूप में जो साइन रहता है उसके अंदर यदि माइनस आ जाए तो आप बोल दीजिए कि वो कैसा संख्या है, अवास्तविक या काल्पनिक संख्या है। हाँ, इसका दूसरा रूप भी होता है रूट अंडर माइनस 3, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूट 3 रहने दीजिए, और जो रूट के अंदर माइनस है उसके जगह पर आप बाहर में आयोटा लगा दीजिए। इसको आई, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं लेकिन पढ़ते हैं आयोटा। रूट अंडर माइनस 4, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, और माइनस जो रूट के अंदर है उसके जगह पे आ जाएगा आयोटा। तो या तो आपका इस तरह से आयोटा लगा हुआ हो उसको भी आप काल्पनिक या अवास्तविक संख्या कह सकते हैं, और दूसरा बात यदि रूट के अंदर माइनस लगा हुआ है तो 100% काल्पनिक या अवास्तविक संख्या होगा। क्लियर है, आगे चलिए। ऐसी संख्या जो रूट अंडर माइनस एक्स के रूप में नहीं हो, जहां एक्स एक धनात्मक संख्या हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब जो काल्पनिक नहीं होगा, जो अवास्तविक नहीं होगा, वो क्या होगा, वो वास्तविक होगा, क्योंकि समित संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, अवास्तविक और वास्तविक। जैसे देखिए आप रूट अंडर 5, रूट के अंदर माइनस है, नहीं है, तो ये आपका कौन सा संख्या है, वास्तविक है। 1/2 वास्तविक है, -1/2 वास्तविक है, 0.5 वास्तविक है, 2.3 पर रेकरिंग वास्तविक है, 3.125 वास्तविक है, माइनस रूट अंडर 2। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर माइनस तो लगा हुआ है, माइनस रूट के अंदर नहीं ना है, बाहर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या है आपका, कौन सा संख्या है, वास्तविक है। अब देखिए 2 होल 1/3, 2 पूर्णांक 1/3, चाहे 2 सही 1/3 जो पढ़ लीजिए, ये कैसा है, तो वास्तविक है। 0.5 पे रेकरिंग कैसा है, तो वास्तविक है। अब समझ में आया होगा आपको कि वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं में क्या अंतर है, समित संख्या क्या है, ठीक है ना। अब हम कुछ उदाहरण से आपको वास्तविक संख्या को पहचानना सिखाते हैं। जैसे पहला हम लिख दिए 3, आपसे पूछा जाए वास्तविक है या अवास्तविक है, आपको देखना है कि इस पे रूट है, नहीं है। रूट के अंदर यदि माइनस लगा हुआ हो तब आप कहिएगा कि वह अवास्तविक है, नहीं तो वास्तविक है। या
यहाँ पे रूट अंडर 3 आयोटा लगा हुआ हो, चाहे 5 आयोटा, यदि आई दिख जाए तो वह अवास्तविक यानी कि काल्पनिक संख्या होगा, और नहीं तो रूट के अंदर माइनस लगा होना चाहिए तो वह कैसा संख्या होगा आपका, अवास्तविक या काल्पनिक होगा। नहीं तो जितने भी संख्या होंगे सब के सब वास्तविक होंगे। तो यहाँ देखिए 3 है, वास्तविक है, 1/2 वास्तविक है, 0.5 वास्तविक है, 4 नंबर -112 वास्तविक है, 5 नंबर में देखिएगा 3.215 वास्तविक है, उसका रूट अंडर 111 वास्तविक है, रूट अंडर 125 वास्तविक है, रूट अंडर 144 वास्तविक है, माइनस रूट अंडर 8 वास्तविक है। अभी नहीं कि माइनस देखे तो बोल दीजिए कि ना काल्पनिक है, नहीं रूट के अंदर नहीं ना है इसलिए यह वास्तविक है। हाँ इसको देखिए रूट अंडर -19 तो यह वास्तविक नहीं है, यह अवास्तविक या काल्पनिक है क्योंकि रूट के अंदर माइनस लगा हुआ है। 2 होल 1/5 वास्तविक है। उसके बाद आ जाइए 1/√7 वास्तविक है, -19/18 वास्तविक है, 0.3333 ... वास्तविक है। तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वास्तविक और अवास्तविक में क्या अंतर है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि वास्तविक संख्या जो 2 तरह के होते हैं उसमें एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। उसको हम लोग पहचानने का काम करेंगे कि परिमेय किसको कहते हैं, अपरिमेय किसको कहते हैं, और परिमेय अपरिमेय पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए जो परिमेय और अपरिमेय को पहचानना है उसको तो आपको अच्छे से आना चाहिए और हम आपको बेस्ट जो मेथड है वो बताएंगे। हाँ, वास्तविक संख्या के बारे में एक और बात आप लोग याद रखेंगे। वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है। 1 नंबर में आ जाएगा कि निम्न में से किस संख्या को वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, तो वास्तविक संख्या का। यदि वास्तविक संख्या को दर्शाया जा सकता है तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय अपरिमेय पूर्ण आता है। तो जितने भी वास्तविक संख्या के बाद आता है सभी को हम लोग वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो एक बात आप लोग याद रखेंगे। अब है कि परिमेय संख्या और यहाँ है आपका अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या पर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ pq पूर्णांक संख्या हो एवं q ≠ 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये आपका बुक का डिफिनेशन है, जो बुक में लिखा रहता है वो डिफिनेशन है। और यहाँ पे जो हम लिखे हैं अपरिमेय संख्या का, एक खुद से हमें जो समझ में आया उसको हम लिखे और बिल्कुल यहाँ पे सही लिखा हुआ है। और यदि आपको अपरिमेय संख्या पहचानने आ जाए तो जो बचेगा वो कौन सा संख्या होगा? परिमेय होगा। तो सबसे पहले हम आपको अपरिमेय संख्या पहचानना सिखलाएंगे, उसके बाद आपको परिमेय संख्या खुद पहचानने आ जाएगा। चलिए देखिए, ऐसी संख्या जो √x के रूप में हो, जहाँ x धनात्मक संख्या हो एवं इसका मान ज्ञात करने पर पूर्ण संख्या क्या 0 1 2 3 4 5 6 प्राप्त नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, डिफिनेशन लिखा हुआ है कुछ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको अब समझाते हैं कि क्या है। देखिए हम कुछ लेते हैं जैसे कि √5 इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 2.23 समथिंग आएगा, यानी कि इसका मान जो है वो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं आएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी संख्या जो √x के रूप में हो, जहाँ x कैसा संख्या हो? धनात्मक, क्योंकि x को ऋणात्मक करिएगा तो वह अपरिमेय नहीं होगा। वो कैसा संख्या हो जाएगा? वो संख्या आपका हो जाएगा कौन सा? काल्पनिक संख्या। इसलिए यहाँ पे माइनस तो रूट के अंदर आएगा ही नहीं जब परिमेय अपरिमेय की बात होगी। तो √5 √5 है और इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 2.23 आएगा, यानी कि 0 1 2 3 4 में से नहीं आएगा, दशमलव के रूप में आएगा। और जब दशमलव के रूप में आएगा तो ये परिमेय नहीं होगा। कैसा संख्या होगा? अपरिमेय होगा, अपरिमेय। यहाँ पे देखिए √11 तो √11 का वर्गमूल निकल जाएगा। हाँ निकलेगा, पर दशमलव में निकलेगा, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन √16 का बात करें तो √16 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा इसका मान। तो 4 जो है वो तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, तो ये पूर्ण संख्या आया। तो पूर्ण संख्या आया तो ये अपरिमेय नहीं होगा। कैसा संख्या हो जाएगा? ये आपका
परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 11/7, 11/7, इस पर रूट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। तो यदि रूट नहीं लगा हुआ है तब तो आप एकदम बोल दीजिए कि वो परिमेय संख्या है, कहीं से गलत होने का कोई चांस नहीं है। अब देखिए रूट लगा दिए हम, रूट 16/3। अब रूट में आ गया तो एक बार देखिए कि जो इस पर रूट लगा हुआ है उसका वर्गमूल निकालने पर क्या आएगा। तो 16 का वर्गमूल निकालने पे आएगा 4/3, यानी कि जो रूट था वो हट गया, और रूट हट गया और पूर्ण संख्या आ गया। तो पूर्ण संख्या आ गया तो परिमेय, और पूर्ण संख्या नहीं आता तो क्या बोलते हैं हम लोग कि अपरिमेय है। जैसे रूट अंडर 11/7, तो यहाँ पे रूट 11, 11 का मान जब निकालिएगा तो आपका दशमलव में आएगा, यानी पूर्ण संख्या नहीं आएगा। अब पूर्ण संख्या नहीं आएगा तो ये परिमेय नहीं है, कैसा संख्या होगा ये, अपरिमेय होगा, ठीक है ना, क्लियर है बात। अब आइए -11/7, तो इस पे रूट है क्या, कहीं पे रूट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो इसको बस बोल दीजिए कि कैसा संख्या है, ये आपका परिमेय है। अब आइए रूट अंडर 169, तो 169 का क्या होता है, 13 होता है वर्गमूल। तो 13 क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 को यदि हम काउंट करें आगे की ओर बढ़े तो उसमें 13 यानी कि 13 आएगा। तो ये आपका कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ये आपका परिमेय संख्या है। लेकिन रूट अंडर 111, रूट अंडर 111 किसी का वर्गमूल होता है, याद करिए, बिल्कुल नहीं होता है। तो नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, और होता भी है तो दशमलव। हम नहीं जब बोलेंगे कि नहीं होता है इसका मतलब आप समझिए कि पूर्ण संख्या में नहीं होता है। तो ये कैसा संख्या है, अपरिमेय है। लेकिन एक देखिए यहाँ पे रूट अंडर 8/√2, ए आ गया, रूट अंडर 8/√2। तो इसका रूट करिए, दोनों पे रूट है तो कर दीजिए 8/2, और 2 चौका 2 से ही कट के कितना आएगा 4, तो 2 चौका 4, और 4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ पे देखिए √8/√2। अब बच्चा यहाँ पे गलती करेगा, √8 को देखेगा, बोलेगा भाई इसका तो कोई वर्गमूल ही नहीं होता, और वो अपरिमेय में लगा देगा टिक, जहाँ पे उसको गलत हो जाएगा। नहीं, पहले इसको दोनों रूट में है तो पहले इसको रूट अंडर करके काट लीजिए, सिंपल कीजिए, फिर वर्गमूल निकाल के देखिए, वर्गमूल निकल गया तो क्या हो जाएगा, आपका परिमेय हो जाएगा। और यदि वर्गमूल नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो परिमेय अपरिमेय आपको समझ में आना चाहिए। कुछ और एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि डिफिनीशन समझना जरूरी है। लेकिन यदि आपको यही नहीं समझ में आएगा, आप डिफिनीशन पढ़ लिए और आपको परिमेय अपरिमेय को अलग करने नहीं आया, उसको एक दूसरे से ये नहीं समझ में आया कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, तो फिर डिफिनीशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। रूट अंडर 11, रूट अंडर 16, रूट अंडर 25, वो 11/3 -1/2, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए रूट अंडर 2/2√8, रूट अंडर 1/25, रूट अंडर 1/3, ठीक है ना। अब चलिए चेक कर, रूट 11 वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय, वर्गमूल निकलेगा 4 आएगा, परिमेय, वर्गमूल निकलेगा 25 का, परिमेय, 11/3, इस पे रूट नहीं लगा हुआ है, खुश हो जाइए, परिमेय। यहाँ पे -1/2 रूट नहीं लगा हुआ है, परिमेय। अब यहाँ देखिए √2/2√8, देखिए यहाँ दोनों रूट में है तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे 1/2 अलग कर लीजिए और चेक करना है आपको। तो यहाँ पे ऊपर 2 नीचे 8, 1/2 को भी जिस पे नहीं है वर्गमूल लगा हुआ उसको तो बाहर कर दीजिए, चेक करना है हमको। 2 का 2, 2 चौका 8, तो रूट अंडर 1/4, और 1 का वर्गमूल 1 और 4 का 2, बोल दीजिए परिमेय। 1 का क्या होगा 1, 25 का 5, परिमेय। 1 का निकल जाएगा, क्या 3 का निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा तो दशमलव में आएगा, तो ये क्या हो गया, अपरिमेय। तो यदि आपको रूट वाला हो या बटा में लिया, अच्छा -11/9 परिमेय या अपरिमेय, परिमेय, क्योंकि इस पे रूट लगा हुआ नहीं है। 11/√7 परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय, क्योंकि रूट अंडर 7 का नहीं निकलेगा। 2√7/√7 परिमेय या अपरिमेय, परिमेय, कैसे, तो रूट अंडर 7 से रूट अंडर 7 कट जाएगा तो क्या आएगा 2, तो ये आपका परिमेय या अपरिमेय, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, परिमेय। अब बात करते हैं कि यदि दशमलव में आ जाए तब आपको भी हम पहचानना सिखला देते हैं कि कौन परिमेय होगा और कौन अपरिमेय होगा। देखिए हम कुछ लिखने जा रहे हैं। जो आपका अशांत आवर्ती और शांत होता है, यानी कि किसी संख्या कोई भिन्न है
तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो सकता है, या तो शांत हो सकता है और नहीं तो अशांत आवर्ती हो सकता है। लेकिन कोई अपरिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा। यानी कि अशांत आवर्ती और शांत, ये दोनों जो आपका होता है, ये दोनों हर हाल में परिमेय संख्या होता है, याद कर लीजिए। और दूसरा अशांत अनावर्ती, ये जो आपका होता है ये हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद जो अभी हम बोल रहे हैं उसको याद रखिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है यह एक परिमेय संख्या है। इसको याद रखिए। कहीं भी आप पाई देखिए, जैसे देखिए 3π/2 परिमेय की अपरिमेय, अपरिमेय बोलिए। पाई दिखे अपरिमेय, ये नहीं कि अब π/3 आ गया तो आप बोल दीजिए परिमेय, नहीं, पाई दिखा अपरिमेय। लेकिन 22/7 दिखा तो आप बताइए कि इस पे रूट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा आपका, ये परिमेय संख्या है। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए कि अशांत आवर्ती और शांत जो होता है वो परिमेय होता है, और अशांत अनावर्ती और क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो यदि आपको अशांत समझ में आ जाए कि अशांत आवर्ती क्या है, और ये समझ में आ जाए कि शांत क्या है, और ये समझ आ जाए कि अशांत अनावर्ती क्या है, तो आप आराम से किसी भी दशमलव संख्या के रूप में कोई संख्या लिखा हुआ है तो आप उसको आराम से बता सकते हैं कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो देखिए हम आपको अशांत आवर्ती ऐसे रहेगा 11.2222 ... आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति, मतलब दशमलव के बाद जो संख्या होगा उसका रिपीटेशन होगा, माने बार बार आएगा। जैसे 6.2333... ... तो यहाँ देखिए आवर्ती यानी कि आवर्ती मतलब कि पुनरावृत्ति, मतलब एक ही संख्या दशमलव के बाद आया। कहेगा सर कहाँ आया, 2 के बाद तो नहीं आया, नहीं 2 नहीं आया, लेकिन देखिए फिर 3 आ रहा है। अब यहाँ देखिए 1.125 तो ये नहीं जोड़ी कि एक ही नंबर है, यहाँ देखिए 3 के ग्रुप में आ रहा है, फिर भी ये आपका अशांत है आवर्ती। सर अशांत कैसे जाने, अशांत कैसे है, यदि दशमलव के बाद डॉट लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये आपका अशांत है, अशांत है, ठीक है। कैसा है, अशांत। या रेकरिंग लगा हो, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका दूसरा तरीका 11.22 आ रहा है तो 2 पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो आप समझेंगे कैसा है, अशांत है। और रेकरिंग लगा हुआ हो या बार बार आ रहा है, अच्छा 2 पे रेकरिंग क्यों लगा, क्योंकि जो संख्या बार बार आता है उस पे रेकरिंग लग जाता है। यहाँ देखिए 6.2 और 3 बार बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 पर रेकरिंग हो जाएगा। 1.125 तो 125 बार बार आ रहा है तो 125 पर रेकरिंग आ जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे बार आ जाएगा। इसको बार पढ़िए या रेकरिंग पढ़िए या आवर्त पढ़िए, सब बात बराबर है। अब आ जाइए कि समझ गया। अच्छा ये अशांत आवर्ती, अशांत क्यों है, डॉट लगा हुआ है तो अशांत है। और आवर्ती क्यों है, क्योंकि दशमलव के बाद देखेंगे तो संख्या जो होगा वो रिपीट करेगा। यहाँ पे देखिए 6.23 और उसके बाद देखिए 113 तो ये आपका अशांत आवर्ती है। इसको दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 6.23 और 113 पर रेकरिंग, ठीक है। तो आपको अशांत आवर्ती समझ में आ गया। तो जब अशांत आवर्ती आप समझ जाएंगे कि हाँ ये अशांत आवर्ती है तो आप बोल देंगे कैसा संख्या है, तो यह परिमेय संख्या है। अब आ जाइए शांत। शांत तो आपको अलग से ही दिख जाएगा, दशमलव के बाद जो अंक आएगा उसमें डॉट लगा हुआ नहीं रहेगा, तो आप समझ जाइएगा कि कैसा है आपका, ये आपका शांत है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और शांत और अशांत आवर्ती, कोई पूछे कि भाई कौन संख्या है तो परिमेय है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अशांत आवर्ती और शांत हमेशा परिमेय होता है। ये कौन संख्या है तो भाई परिमेय है, ये कौन संख्या है तो परिमेय है। और जितना अशांत आवर्ती और शांत यदि परिमेय है तो हम इस दोनों को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो हम आपको थोड़ी देर में इसको लिखना सिखाएंगे। अब बात आता है अशांत
अनावर्ती या शांत अनावर्ती को हम लोग कैसे समझेंगे? तो देखिए 6.13219887 यानी कि डॉट डॉट तो लगा रहेगा। यदि डॉट डॉट लगा हुआ है तो हम अशांत समझ गए। सर अनावर्ती कैसे समझे? तो दशमलव के बाद जो अंक आएगा वह अलग अलग आएगा, बिल्कुल अलग अलग आएगा। यानी कि आप ये नहीं समझ पाएंगे, कितना भी कोशिश कर ले एक पैटर्न नहीं बनेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ इस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, ये संख्या बार बार आ रहा है। यह कहना जब मुश्किल हो जाए तो आप क्या समझेंगे? क्या शांत अनावर्ती आ रहा है। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए 3.121694715 डॉट डॉट डॉट। देखिए क्या कोई पैटर्न है क्या? अशांत है। और देखिए सब बदल बदल के आ रहा है, मतलब इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। हम ये नहीं कर रहे सकते हैं कि आवर्ती हो रहा है, किसी संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? अनावर्ती है, अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती कौन सा संख्या होता है? अपरिमेय। तो आपको समझ में आया होगा कि अशांत आवर्ती क्या है, शांत क्या है, अशांत अनावर्ती क्या है। और दो बात याद रखेंगे कि अशांत आवर्ती और शांत हमेशा परिमेय संख्या होता है और अशांत अनावर्ती हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो यदि दशमलव में है तो आप पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन अशांत आवर्ती है, कौन शांत है, कौन अशांत। यदि अशांत आवर्ती है आप बोल दीजिए परिमेय है, शांत है बोल दीजिए परिमेय है, और अशांत अनावर्ती है बोल दीजिए परिमेय है। कोई नहीं बताने वाला है। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और आपको बिल्कुल क्लास की तरह हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि शांत एवं अशांत आवर्ती संख्या के रूप में है कोई, तो उसको p/q के रूप में कैसे लिखे? जैसे देखिए 6.5 ये क्या है? शांत है। इसको p/q के रूप में कैसे? 65/10 होगा। कैसे? यहाँ से देखिए एक अंक से पहले दशमलव है तो नीचे एक पर एक जीरो होगा, ठीक है। यदि 2.13 है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2.13 तो 213। यहाँ देखिए कितने अंक से पहले दशमलव है? तो 2 अंक से पहले दशमलव है तो एक पर लगा दीजिए 2 जीरो। अब ऊपर नीचे इसको कैंसिल करिए तो 5 से इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 13 और 5 दूना 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 13/2। और ये आपका नहीं कटेगा, 3 2 5 3 से कटेगा ही नहीं कटेगा, तो ये आपका आंसर है। और देख लीजिए 1.132 और इसको क्या करेंगे? तो 1 1 3 2 और एक पर कितना जीरो? 1 2 3 अंक से पहले दशमलव है तो एक पर 3 जीरो। इसको कैंसिल कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसको समझिए जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, 0.3 पर रेकरिंग, इसको p/q के रूप में कैसे लिखे? तो यहाँ पे 3/9 कैसे? तो यहाँ देखिए 3 पर रेकरिंग है यानी कि एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1/9 आएगा। इसको कैंसिल करिए, 3 का 3 3 3 9 यानी कि 1/3 इसका करेक्ट आंसर है। 0.15 पर रेकरिंग तो 15 कितने पर भाई रेकरिंग है? दो संख्या पे, तो 15/99। 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, 3 से 33 तो कितना है? 5/33 इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए अब आगे लिखते हैं 0.171 पर रेकरिंग, ठीक है। तो यहाँ कितना जाएगा? 171/999। 3 से कटेगा क्या? हाँ बिल्कुल कटेगा। 3 से 333, 3 से 3 बचे 15 और 3 सत्ते 21 तो कितना आया? यहाँ पे फिर से कट जाएगा 3 से, हाँ फिर से कट जाएगा तो 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 नमा 27 और 3 से 111। अब नहीं कटेगा यानी कि 19/11 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और समझेंगे यदि आ जाए कि 1.13 पर रेकरिंग तो क्या होगा? तो 1 अब पॉइंट है ना, देखिए यहाँ पॉइंट से पहले जीरो था तो कोई बात नहीं था, क्योंकि पॉइंट से पहले जीरो रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पॉइंट से पहले दशमलव से पहले 1 आ गया तो 1 + 13 बटा कितने संख्या पर है? 2 संख्या पर, तो 13/99 लघुत्तम ले लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 99 का लघुत्तम 99, 1 से 99 99 बार, 99 + 13 इसको जोड़ लीजिए तो 9 3 12 का 2 1, 9 1 10, 1 11 तो 112/99 और यही आपका करेक्ट आंसर। देख लीजिएगा यदि कैंसिल होने वाला होगा तो कर दीजिएगा, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यदि आ जाए 0.13 और सिर्फ 3 पर रेकरिंग है तो कैसे बनाएंगे? 13 जिस पर रेकरिंग नहीं है तो किस पर रेकरिंग नहीं? 1 पर, तो -1। एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9 और एगो पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0, तो 13 में से 1 गया तो 12/90। यहाँ कितना से ही कटेगा? 3 से कट जाएगा, 3 से 30 और 3 से 3 चौका 12, फिर 3 से कटेगा नहीं 2 से कटेगा, 2 पर से 15, 2 दूना 4 यानी कि 2/15 इसका करेक्ट आंसर। कैसे बनाए फिर से समझ लीजिए। 0.13
पूरा 13 लिख लीजिए। रेकरिंग किस पर नहीं है, एक पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। जिस पर रेकरिंग है तो एक संख्या पे रेकरिंग है तो नीचे में एक 9 लिखिए, और एक संख्या पे रेकरिंग नहीं है तो एगो 0 लिख दीजिए और काट दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है ना। इसमें से यदि आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं, कंटिन्यू रहेगा अभी। अब देखिए यहाँ पे आ गया 0.125 और यहाँ पे हम कर देते हैं 5 पर रेकरिंग, तो ये क्या हो जाएगा 125। किस पर रेकरिंग नहीं है, 1 2 पर नहीं है तो -12। कितने पर रेकरिंग है, 1 पर, तो 1 9, और 2 पर रेकरिंग नहीं है तो 2 0। इसको घटा लीजिए, 125 में से 12 गया 113/900, और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना, 113/900 इसका करेक्ट आंसर है। आगे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे ऐसे आ जाए 1.13 और 3 पर रेकरिंग, ठीक है, तो 1 प्लस कर लीजिए, यहाँ 13 कर लीजिए। 1 पर रेकरिंग नहीं है तो -1, जिस पर रेकरिंग नहीं है 3 पर है, मतलब एक संख्या पर है तो 1 9, और 1 पर नहीं है तो 1 0। तो 1 प्लस 13 में से 1 गया 12/90, यहाँ से लघुत्तम ले लीजिए, यदि मन है तो इसको काट भी सकते हैं, 3 चौका 12 और 3 से कितना हो जाएगा 30, 2 दूना 4, 2 से 15, तो क्या गया 1/1 प्लस 2/15, लघुत्तम ले लीजिए, 1 15 का 15, 1 से 15 15 बार, 15 एकम 15 2, तो 15 2 17/15। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग कोई दशमलव में दिया हुआ है तो उसको किस तरह से हम लोग P/Q में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर कि संख्या P/Q के रूप में लिखा गया हो, तब आपको पहचानना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो शांत और अशांत को कैसे पहचाने, ठीक है ना। देखिए बड़ा आसान तरीका है, जैसे लिख दिए हम 11/8, दूसरा ले लेते हैं 13/25, और तीसरा हम ले लेते हैं 7/200। आपको पहचानना है, कुछ नहीं करना है, 11 ऊपर रहेगा, ये जो 8 आपको दिख रहा है 8 को आप तोड़ लीजिए, तो 8 को तोड़ेंगे तो आएगा 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 2 गुने 2, क्या 8 का क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो अभाज्य गुणनखंड इस तरह से 2 चौका 8, 2 दूना 4, तो 2 गुने 2 आ गया, 2 गुने 2 आ गया। तो उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे शांत है कि अशांत है, तो सिर्फ 2 आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। सिर्फ 2 आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। और यदि 2 और 5 दोनों आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, 2 और 5 दोनों आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, वे बंद करो ना, बड़ा बुड़बक लड़का है, शांत आवर्ती है। ऑप्शन में सिर्फ अशांत रहे तो उसको टिक आउट कर दीजिए, लेकिन यदि अशांत आवर्ती रहे तो उसको टिक आउट कर दीजिए। ठीक है ना। 11/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 12, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 12। अभी शांत है कि अशांत है, देखिए 2 आया है और 5 आया है, हाँ 2 3 बार आया है, 5 12 बार आया है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा ये देखिए 13/3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 गुने 7 का पावर 2। अब बोलिए कि कैसा है, तो 5 आया, लेकिन 3 और 7 आने के कारण ये शांत नहीं होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत होगा, और अशांत में भी कैसा होगा, आवर्ती होगा। तो ऑप्शन में या तो अशांत रहेगा और नहीं तो अशांत आवर्ती रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ 1 मिनट और 13/2 का पावर m गुने 5 का पावर n। तो देखिए ये शांत है या अशांत है, तो यहाँ देखिए 2 आया है m बार और ये 5 आया है n टाइम्स, तो यहाँ 2 और 5 ही तो आया, क्या 13 इतना में हर को देखिए, तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं और अगला जो है टॉपिक उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जो एक क्वेश्चन है ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि जो टारगेट बुक का सीरीज था उसमें भी क्वेश्चन है आपका इस टाइप का, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको करवाना है। कह रहा है कि 13/2 का पावर 7 गुने 5 के पावर 3 में दशमलव के कितने, जैसे कि इसको जब हम लोग भाग देंगे, जब इसका दशमलव प्रसार लिखेंगे तो दशमलव प्रसार में कितने अंकों के बाद यानी कि समाप्त हो जाएगा, मतलब कि पूरा पूरा ये शांत हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि इस दोनों में देखिए कि कौन ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है कि 3 ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, 7 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
चलिए, हम लोग परिमेय संख्या समझ चुके थे। अब समझना है कि परिमेय संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया। तो दो भागों में, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक देख लीजिए, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक में आप कह सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक। और इधर आइए तो -1, -2 डॉट 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 कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आप ले लीजिए, और 0 के साथ -1, -2, -3, -4, -5 इस सब का जो एक आपका कॉम्बिनेशन तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्णांक। ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये होता है आपका धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। उदासीन पूर्णांक क्या होता है? 0। 0 को हम लोग बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। क्यों उदासीन पूर्णांक बोलते हैं? क्योंकि यह न तो धनात्मक होता है और न ऋणात्मक होता है। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि 0 में कभी भी माइनस का साइन नहीं लगता है। 0 में कभी भी आप लोग -0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं है। 0 0 है, उसमें माइनस क्या लगाना है? तो -0 में नहीं लगता है। ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -1, -2, -3, -4 कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक होता है। तो इस बात को याद रखेंगे, यानी कि पूर्णांक कहाँ से? पूर्णांक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी, -1, -2, -3, -4 और माइनस इन्फिनिटी तक। यदि 1, 2, 3, 4 ले ले तो इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। 0 को उदासीन पूर्णांक, और -1, -2, -3, -4 इस तरह से ले तो माइनस इन्फिनिटी तक क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न का बड़ा ही अच्छा डिफिनीशन हम आपको बताते हैं कि जब संख्या p/q के रूप में हो। ठीक है ना। p और q जो है आपका पूर्णांक संख्या हो। p और q कैसा संख्या? पूर्णांक नहीं बोलिए, p और q पूर्ण संख्या बोलिए, पूर्ण संख्या हो। और p और q दोनों का मान 0 के बराबर नहीं हो। एक बात है कि p/q के रूप में होगा। ठीक है। p और q दोनों कैसा संख्या होगा? तब पूर्णांक संख्या होगा। और p और q दोनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं होगा, और q का मान 1 के बराबर नहीं होगा। यदि इतना कंडीशन फुलफिल होता है तब उसको भिन्न कहते हैं। ठीक है ना। भिन्न 3 तरह का होता है, समभिन्न, विषम भिन्न और कौन सा? मिश्र भिन्न। समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। समभिन्न किसे कहते हैं? समभिन्न ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो। ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे समभिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 3/5, 7/11, 13/21, 15 यहाँ पे 19, ये सब क्या है आपका? समभिन्न यानी उचित भिन्न है। भिन्न के जैसे भिन्न लिखा हुआ है, भिन्न में 3/4 है, तो ऊपर वाला जो ये है पोर्शन इसको बोलते हैं अंश, और 4 को जो नीचे लिखा हुआ है उसको बोलते हैं हर। ठीक है ना। और यदि समभिन्न का परिभाषा है कि ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे समभिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। तो क्या है? 3/5, देखिए 3 छोटा है, 5 बड़ा, अंश हर से छोटा हो। ठीक है। अब विषम भिन्न, तो ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग विषम भिन्न। विषम भिन्न बोलते हैं, विषम भिन्न बोलते हैं। बिल्कुल सही है। अब आई तो विषम भिन्न भी आप समझ गए और सम भिन्न भी समझ गए। विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहते हैं। सर मिश्र भिन्न क्या है? मतलब कि जो विषम भिन्न आपको दिखाई दे रहा है, जो विषम भिन्न आपको दिखाई दे रहा है, इसी के दूसरा रूप है जिसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। कैसे आता है मिश्र भिन्न? जैसे लिखा है 5/2, तो 5 को जब 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 5 में से 4 गया तो 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पूर्णांक 1/2, चाहे 2 सही 1/2, तो यही हो जाता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न कोई कुछ है नहीं। मिश्र भिन्न ये जो विषम भिन्न है इसका दूसरा रूप है। इसको दूसरे तरीके से लिखने का एक मतलब कि जब इसको हम दूसरे रूप में लिख देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। कैसे लिखते हैं? पहले भाग दे देते हैं, जो भाजक है
जो भाजक है यहाँ पर, भागफल है, भाज है और शेष है। तो पहले हम लोग लिखते हैं भागफल, यहाँ पे भागफल, ऊपर में लिखते हैं भाजक और नीचे में क्या लिखते हैं हम लोग, शेष को लिखते थे। सॉरी दो यहाँ पे है, यहाँ पे जो है इसको लिखते हैं हम लोग भागफल, ऊपर में शेष लिखते हैं और नीचे में लिखते हैं भाजक। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो जितना भी था यहाँ पे पूर्णांक सभी को समझा दिए, हम भिन्न समझा दिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण संख्या है, कुछ महत्वपूर्ण संख्या उसको समझे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो हम लोग बचपन से गिनते आ रहे हैं, जो काउंटिंग है, तो काउंटिंग हम लोग कहाँ से शुरू किए? 1 से। तो 1 से लेकर जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होती ही नहीं, बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट होती है। ठीक है ना, नहीं पता है। अब चलिए पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। यानी हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। ठीक है ना, पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसको कहते हैं? कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13, इसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। 1 मिनट। सम संख्या का जो रूप होता है वो 2m के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? 2m के रूप में होता है। और विषम संख्या का जो रूप होता है वो 2m + 1 के रूप में होता है। इसको आप लोग याद रखें। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे जो ये आपका 3 संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या, तीनों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि सिर्फ इस 3 संख्या को जानने से आपके एग्जाम में 3 मार्क्स पक्का एकदम आपका श्योर है कि 3 मार्क्स आपका यहीं से आएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। अभाज्य यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो केवल एक और अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कि जो संख्या 1 से भाग लगे, मतलब 1 से, और अपने आप मतलब खुद से भाग लगे, उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप लिख लीजिए 2 3 5 7 11 13 17। देखिए जो 2 है इसमें 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा, तो 1 और अपने आप मतलब 2 का अपने आप 2, तो ये आपका अभाज्य संख्या है। 3 को देख लीजिए 1 और 3, तो ये भी अभाज्य है। 5 को 1 और 5, 7 को 1 और 7 से भाग लगेगा, 11 1 और 11 से भाग लगेगा, और 13 1 और 13 से भाग लगेगा, और 17 में 1 और 17 से भाग लगेगा। ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप याद रखेंगे 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? 2 होता है। ठीक है, तो यही है आपका अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अच्छा, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या कहते हैं, इस बात का ध्यान रखें। भाज्य को यौगिक बोलते हैं और संयुक्त संख्या कहते हैं। तो यौगिक क्या? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 4 में 1 से लगेगा, 4 से लगेगा और 2 से भी लगेगा। तो देखिए एक और अपने आप के अलावा 2 से भी भाग लगा, तो यह क्या हो जाएगा? भाज्य या यौगिक या संयुक्त संख्या। आप 10 को ले लीजिए, 1 10, इसके अलावा 2 से लगा, 5 से लगा, तो एक और अपने आप के अलावा यदि किसी से भी लगा तो हम उसको क्या कह देंगे कि ये आपका कौन सा संख्या है? कि यौगिक संख्या यानी कि संयुक्त संख्या और भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य, यौगिक या संयुक्त संख्या 4 होती है। सबसे छोटी जो आपका भाज्य, यौगिक या संयुक्त संख्या क्या होती है? 4 होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब है सहभाज्य संख्या, तो ऐसी 2 संख्या जिसका मौसा 1 हो, यानी कि ग्रुपिंग में
में दिया रहेगा, जैसे दो दो संख्या का आपका ऑप्शन में दिया रहेगा, आप देखिए कि किसका मौसा यानी कि HCF एक आता है वह क्या हो जाएगा, सहवाज संख्या। जैसे कि 5 और 7, इसका HCF निकाल के देख लीजिए, एक आएगा तो ये सहवाज है। अब यहाँ पे 11 और 13, इसका मौसा निकाल के देख लीजिए, एक आएगा तो ये भी आपका सहवाज है। 19 और 21, इसका भी मौसा निकाल के देख लीजिए, क्या आएगा, ये एक आएगा तो ये भी आपका क्या है, सहवाज। हाँ, बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, नोट करके याद रखिए कि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। एक को न तो अभाज्य में रखा गया है और न ही इसको भाज्य संख्या में रखा गया है। तो ये जो बात हम आपको बताए इसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। कुछ संख्या दिया हुआ है, कोई यहाँ पर जो संख्या दे इसको आपको पहचानना है कि कौन भाज्य है और कौन अभाज्य है। तो एक को देखिए, तो एक को आप लोग याद रखेंगे, न यह भाज्य है और न यह अभाज्य है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ये भाज्य और अभाज्य में से कुछ भी नहीं। अब दो को, दो एक से भाग लगेगा और यहाँ दो से भाग लगेगा, तो एक और अपने आप से लगा, तो ये कैसा संख्या है, ये आपका अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तीन देखिए, एक से और तीन से, तो कैसा संख्या है, अभाज्य है। चार, एक से, चार से और दो से, तो एक और अपने आप के अलावा दो से लगा तो यह भाज्य संख्या है, यानी कि यौगिक संख्या है। ये एक से और 5 से, बताइए कैसा संख्या है, तो ये आपका अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक और अपने आप। 6 को देखिए, 1 2 3 6, तो 1 और 6 तो हुआ कि ये 1 और 6 से लगता तो अभाज्य होता, तो यहाँ 2 3 आ गया तो ये भी भाज्य संख्या है। 7 को देखिए, 1 से और 7 से, तो ये भी अभाज्य है। 8 को 1 से, 2 से, 4 से और 8 से, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। 9 को 1 से, 3 से, 9 से, तो 1 9 से लगता तो अभाज्य होता, लेकिन 3 आ गया इसलिए ये भी आपका भाज्य संख्या हो गया। 10, 1 से 10 से लगता तो अभाज्य होता, लेकिन यहाँ 2 से लगेगा, 5 से लगेगा तो ये भी भाज्य है। 15, 1 से, 15 से और 3 से, 5 से, तो ये भी क्या हो गया आपका, अभाज्य नहीं है, भाज्य हो गया। 23, 1 से और 23 से, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये आपका अभाज्य संख्या है। तो आपको भाज्य और अभाज्य संख्या पहचानने आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे आप लोग समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन लेमा क्या है। यूक्लिड विभाजन लेमा जो है यह एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट है, एक सिद्ध किया हुआ आपका प्रेमिका है। क्या है, प्रमेयिका है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा। सर क्या लिख दिए, तो पहला बात तो आपके एक नंबर में यानी कि ऑब्जेक्टिव में ही देगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो निम्न में से कौन सत्य होगा, तो ए ऑप्शन जो है यही आपका सही होगा। कैसे होता है देखिए, ए को हम लोग यहाँ पे जैसे कि कोई एक संख्या है ए, उसको बी से भाग दिए, तो यहाँ पे जो भागफल आया क्यू आया और शेष आर आया। तो हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस में होगा शेषफल, यानी कि शेष। तो यहाँ पे जो भाज्य है वो ए है, बराबर भाजक क्या है, बी है, और भागफल क्या है, क्यू है, तो बी क्यू, और प्लस शेष क्या है, आर है। तो इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। और जो शेष होता है वो हमेशा 0 के या तो बराबर होगा नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो यहाँ पे भाजक है बी है उससे हमेशा छोटा होता है, इसलिए आर का मान इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर मतलब शेष, और यहाँ पे छोटा किससे होगा, तो भाजक से होगा। तो इस बात को आप लोग याद रखें, ठीक है। और यहाँ से आप समझे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक मेथड है, एक विधि है किसी भी दो धनात्मक संख्याओं के मौसा निकालने का। तो एक नंबर में आ जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, तो किसी भी दो धनात्मक संख्याओं का मौसा ज्ञात करते हैं, महत्तम समावर्तक यानी कि HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। चलिए, 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग समझेंगे। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच में जब कोई ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो कौन सा संख्या हम लोगों को मिलता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को यदि आप जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय मिलता है। कैसे, तो देखिए 2 + √3
बराबर होगा 2 प्लस √3। अब बताइए क्या √3 जो है इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो पूर्ण संख्या आएगा? नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? अपरिमेय, यानी कि परिमेय अपरिमेय को जोड़ने पर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। पहले इसको समझ गया, अब इसको समझिए। यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय को घटाने पर हमेशा अपरिमेय संख्या का, जैसे कि 5 माइनस √2। अच्छा, परिमेय इधर है, अपरिमेय इधर, यदि इधर अपरिमेय आ जाए इधर परिमेय आ जाए फिर भी आपका अपरिमेय ही होगा 5 माइनस √2। तो इस दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ कहाँ? जोड़ में और यहाँ पे देख लीजिए घटाव में। और थोड़ा गुना और भाग में थोड़ा सा है, उसको आप लोग समझेंगे। देखिए, यदि हम परिमेय और अपरिमेय को गुना करें तो अपरिमेय आएगा, लेकिन कब आएगा? जब यहाँ पे परिमेय संख्या शून्य के बराबर नहीं हो, माने परिमेय संख्या आप 0 नहीं लेते हैं, तब आएगा अपरिमेय। लेकिन जब परिमेय और अपरिमेय दो संख्या को गुना करें तो परिमेय आ जाएगा। परिमेय क्या आएगा? पूरा 0 हो जाएगा। कब? जब जो परिमेय संख्या है उसको आप यदि 0 के बराबर ले लेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ है परिमेय बटा अपरिमेय, तो यहाँ क्या है? अपरिमेय। ठीक है, अब कब अपरिमेय होगा? तब अपरिमेय होगा जब परिमेय संख्या जो आपका है उसको आप 0 के बराबर नहीं लेते, माने अशून्य परिमेय संख्या लेते हैं तब, या उसी को शून्येतर कहते हैं, माने शून्य को छोड़कर, तब हो जाएगा आपका अपरिमेय। लेकिन यदि परिमेय संख्या को आप 0 ले लेते हैं तो 0 बटा कुछ भी करिएगा तो 0 आएगा, और 0 आएगा तो क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब है कि परिमेय और अपरिमेय को गुना करने पे अपरिमेय तभी होगा जब परिमेय संख्या 0 के बराबर नहीं हो, या जो संख्या है वो शून्य नहीं हो, मतलब कि शून्येतर हो, यानी कि शून्य नहीं हो मतलब अशून्य हो या शून्येतर हो, तब जाके होगा अपरिमेय, या नहीं तो परिमेय हो जाएगा। यानी एग्जाम में जब पूछा जाता है कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या है, तो हाँ यही मतलब होता है कि परिमेय संख्या शून्येतर है, मतलब शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए आप कह सकते हैं कि क्या होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन एक बात और, परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होगा। परिमेय और अपरिमेय का जो अंतर होगा वो हमेशा अपरिमेय होगा। लेकिन परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल कभी परिमेय होगा और कभी अपरिमेय होगा, और भागफल में भी कभी परिमेय होगा और कभी अपरिमेय होगा। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए। चलिए, इस फार्मूला को आप लोग देखें, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मतलब कोई भी दो धनात्मक संख्या है उसका आप जब लघुत्तम निकालिए, महत्तम निकालिए और दोनों को गुना करेंगे तो उस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। इसको इंग्लिश में यदि लिखना चाहे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सर आपने इसको इंग्लिश में क्यों लिखा? क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एलसीएम इंटू एचसीएफ आ जाता है। हाँ, इधर हिंदी में लिखा रहता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, अब दूसरा देखिए, ये इसका दूसरा रूप है, इस फॉर्मूला का एक और रूप है, लसा गुने मसा बराबर, यहाँ देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब दोनों संख्या को गुना किया जा रहा है, तो लिख के आ जाएगा संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का क्या? संख्याओं का गुणनफल। तो ये भी आपका इसका हो सकता है। अच्छा, इस फार्मूला से क्या बेनिफिट है? इस फार्मूला में चार चीज है। क्या है? लसा है, मसा है, पहली संख्या है, दूसरी संख्या। तो इस चारों में से कोई 3 दे दे तो आप चौथा निकाल सकते हैं। लेकिन इस फार्मूला में संख्याओं का गुणनफल दे देगा और लसा दे देगा तो आपसे मसा पूछ देगा, या मसा और संख्याओं का गुणनफल दे देगा तो आपसे लसा पूछ देगा। तो इससे यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आपको लसा निकालने का मन है यहाँ से तो ऐसे निकलिए कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और लसा निकालना है तो किससे भाग हो जाएगा? मसा से। एक नंबर में ही आ सकता है। और मसा बराबर यदि आपको निकालना है तो ऊपर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, और बटा में क्या हो जाएगा? लसा हो जाएगा। मसा निकालना है तब। अच्छा, ऐसे भी आ जाता है कि एलसीएम ए बी, मैंने कोई दो संख्या ए बी है, एलसीएम ए बी गुने एचसीएफ ए बी, मतलब दो संख्याओं का लघुत्तम और दो संख्याओं का महत्तम किसके बराबर है? तो संख्या तो यहाँ दिया हुआ है, एक संख्या ए है और दूसरा बी है। इधर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि ए गुने बी।
ठीक है ना। तो इस पर जितने भी क्वेश्चन थे हम सब आपको, या जितने फार्मूला थे उसको हमने करवा दिया। देखा भाई 144 में 2 का घात क्या है, ऐसे नहीं क्वेश्चन है। 144 में हाँ 2 का घात क्या है, तो 144 को गुणनखंड कीजिए। 2 से कितना आएगा 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9 और 3 तिहाई 9। तो यहाँ देखिए 2 कितना बार आया 4 बार, तो 2 का घात 4 है। यदि 3 का घात पूछ लेता, 3 कितना बार आया 2 बार, तो 3 का घात 2 है। यदि 5 पूछ लेता तो यहाँ पे 2 और 3 आया है, 5 आया नहीं आया, तो 5 का घात 0 है। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे समझिए ये जो लिखा हुआ है ये क्या है सर, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 या 2 से अधिक संख्या के लघुत्तम और महत्तम यानी कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक ट्रिक है, एक ट्रिक है। तो कैसे सर बनेगा, हम एक दो क्वेश्चन लेके आपको एक क्वेश्चन लेके समझा दें। जैसे 16 नहीं ले लीजिए, आप ले लीजिए 48 और दूसरा ले लेते हैं हम 140। हमको बताना है कि इस दोनों का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो 48 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 तेई 12, 12 दूना 24 दूना 48, यानी 2 कितना बार आया 1 2 3 4, 2 4 बार गुने 3। और 140 को यदि करेंगे तो 14 दहिया 140, यानी कि 2 गुने 7 गुने 2 गुने 5, यानी 2 2 बार गुने 5 गुने 7। हमको इसमें बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए एलसीएम निकालने के लिए। आप देखिए कि इस पूरे में कौन कौन संख्या आया है, ऊपर नहीं घात नहीं बेस की बात हो रहा है, आधार आधार कौन कौन आया है। तो देखिए 2 आया है 2 लिख लीजिए, गुना 3 आया है 3 लिख लीजिए, 2 इसमें भी आया है तो दोबारा 2 नहीं लिखिए, 5 आया लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए। और सब का क्या लिखना है बड़ी घात, तो 2 4 बार आया और 2 2 बार, तो बड़ी घात तो 2 4 बार गुने 3 1 बार, और 3 इसमें नहीं है तो 1 सही है, 5 1 बार तो 1 बार, 7 1 बार तो 1 बार। सबको गुना कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ कैसे निकाले सर, एचसीएफ में कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में है। तो दोनों में 2 आया है, 3 दोनों में नहीं आया है मत लीजिए, 5 दोनों में नहीं आया है मत लीजिए, 7 दोनों में नहीं आया नहीं लीजिए। यदि 2 दोनों में आया है तो लीजिए, यदि 3 भी दोनों में रहता तो हम लेते, तो हम क्या ले ले 2। और उसका क्या लिखना है छोटी घात, तो 2 4 बार आया है और 2 2 बार, तो 2 का पावर 2, और इसको सॉल्व करिएगा तो 2 दूना 4 आ जाएगा, तो इसका 4 आंसर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आज के क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या का जितने भी कॉन्सेप्ट था एक एक कॉन्सेप्ट को आपको हम समझाएं, मतलब इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, यह मेरी गारंटी है। इसलिए आप लोग जो कॉन्सेप्ट बताया गया इसको अच्छे से देखिए, और एक एक जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से यदि आप याद कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो आपको एग्जाम में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। आपका साथ चाहिए, इसी तरह से आप लोग जो चैनल है उसको प्रमोट कीजिए, मतलब अपने दोस्तों में बताइए, शेयर कीजिए। मेरे मेहनत में हम लोग हमारा जो मेहनत होता है उसको यदि आप लोग चाहते हैं कि सर के मेहनत में कुछ हम मदद करें, उनको अंदर से एक अप्रिसिएट मिले, तो आगे भी इसी तरह का वीडियो आता रहेगा। अभी तो सिर्फ वास्तविक संख्या का कॉन्सेप्ट बताए हैं, 15 चैप्टर है आपके, हम एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो अगला कल जो वीडियो आएगा वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव होगा, टारगेट बुक से, क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए है। जैसा कि आप लोग को थंबनेल से पता चल गया होगा कि अभी यहाँ पे हम क्लास 10 के बच्चों के लिए करवा रहे हैं। और एक वीडियो कल जो आएगा आपका बहुपद के फॉर्मूला और जितने भी कॉन्सेप्ट होगा उस पर हम कल बात करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।